फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो सेबी ग्रेड ए के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेद और आप देख रहे हैं अर्थपीडिया। कैपिटल मार्केट में आप जा रहे हो, कैपिटल मार्केट में नौकरी करने जा रहे हो, और अगर आप कैपिटल मार्केट के बेसिक्स के बारे में नहीं पता होगा तो ये तो बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा, मतलब भारी मिस्टेक हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर देखोगे तो ही आगे की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे के कई सारे टॉपिक्स हैं जो इसी चीज़ से क्लियर होने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ये कुछ भी छोड़िएगा मत। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, आज पहला पार्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट भी तुरंत मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। कैपिटल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म के चीज़ों जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। शॉर्ट टर्म यानी क्या? वो सारी चीज़ें या वो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी मेच्योरिटी या जिनका ट्रांजेक्शन 364 या उससे कम दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और कैपिटल मार्केट क्या? कैपिटल मार्केट का मतलब लॉन्ग टर्म मार्केट, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का इसका ट्रांजेक्शन या मेच्योरिटी पीरियड होगी। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट में तो हम रोज़ ही शेयर खरीदते हैं और रोज़ ही शेयर बेचते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये तो ट्रांजेक्शन का पीरियड तो एक एक 1 साल से कम ही का हो गया। 1 साल से कम क्या, 1 घंटे के अंदर या 5 मिनट के अंदर ही कर देते हैं। तो ये कैसे हो गया कैपिटल मार्केट का पार्ट? तो भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कैपिटल मार्केट का पार्ट इस वजह से है क्योंकि ये यहाँ जो शेयर होता है, एक शेयर जो होता है, एक शेयर वो एक कंपनी और एक इन्वेस्टर के बीच के लिंक होता है। ठीक है। तो जब तक शेयर जिंदा है तब तक मेच्योरिटी उसकी ख़त्म नहीं होती है। ठीक ठीक है, यानी कि जब तक कंपनी ज़िंदा है तब तक वो शेयर रहेगा और शेयर तब तक मेच्योर नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर बदल जाएगा। इन्वेस्टर जो है वो शेयर का जो इन्वेस्टर वो बदल जाएगा, लेकिन शेयर और इन्वेस्टर का रिलेशन तो हमेशा रहेगा ना, वो शेयर के थ्रू। शेयर और इन्वेस्टर का तो रिश्ता रहेगा ना शेयर के थ्रू, भले ही शेयर होल्डर बदल जाए। ठीक, शेयर होल्डर बदल जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वेस्टर और कंपनी के बीच का ये लिंक शेयर तो बना रहेगा ना। दिस इज़ वाई ये कैपिटल मार्केट में आता है। अब कैपिटल मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज सेबी, जो कि रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट की, और जिसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, जिसमें जाने के लिए आप इतने बेताब हो, वो है सेबी, यानी कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। दूसरा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ भी स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बीएसई, एनएसई एसेट्रा। थर्ड इज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन? मेरे और आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि अपने ही देश के हों। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं। ठीक है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिफ्थ, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर वो जिनसे हम शेयर खरीदते हैं या जिनके थ्रू हम शेयर स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, वो हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का एक लिंक है। ठीक है, हम सारा काम स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर एक पार्टिसिपेंट है उसी में। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा, एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड। ठीक है, कई सारे म्यूचुअल फंड आते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेते हैं और हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। हेज फंड्स, एक हेज फंड्स भी होते हैं जो बिजनेस जो लोग करते हैं उनका ये रिस्क कम करने के लिए हेज फंड्स बनाए जाते हैं। तो हेज फंड के मैनेजर्स जो होते हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी एक तरीके से पार्टिसिपेंट है। फिर देन बैंक्स भी
स्टॉक मार्केट के जो प्रोसेस होता है, जो ट्रेडिंग होती है, उसमें हिस्सा लेती है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा लेती है ट्रेडिंग करने में। देन सेटलमेंट्स बैंक, हम जो शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदते तो हमारा जो पेमेंट वगैरह हैंडल करती है वो सेटलमेंट्स बैंक करती है। तो ये कुल मोटा मोटी इतने पार्टिसिपेंट हैं जो कि कैपिटल मार्केट में होते हैं। देन यहाँ फिगर से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे पार्टिसिपेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक कैसे मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर हैं, या फिर कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो जो भी यहाँ अपने देश के इन्वेस्टर है वो हो गए डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर किससे डील करता है? ब्रोकर से डील करता है। ब्रोकर किससे डील करता है? स्टॉक एक्सचेंज से करता है। यानी कि हमें अगर इस स्टॉक की, रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, तो हम बीएसई के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, हम स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ब्रोकर के पास। ब्रोकर कहाँ से स्टॉक लाएगा? ब्रोकर स्टॉक लाएगा स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। बदले में हम क्या देंगे? बदले में हम ब्रोकर को पैसा देंगे और ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देगा, ठीक है। फिर हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ईटीएफ फंड्स के थ्रू, तो ईटीएफ मैनेजर हमारा है, ईटीएफ मैनेजर हमसे पैसा लेगा, ठीक है, और एक ईटीएफ आपके दे देगा। फिर हमें जब बेचना होगा तो प्रोसेस वही ठीक उल्टा हो जाएगा। फिर हेज फंड्स मैनेजर हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, वो हमारा पैसा लेंगे, हमारा पैसा लिया, मार्केट में लगा दिया, ठीक है। फिर जब हमें बेचना हुआ तो मार्केट से, स्टॉक से पैसा, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लिया, फिर हमें दे दिया वापस। ये फाइनेंशियल FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशों से इन्वेस्टर आते हैं, वो है ये। तो वो स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हैं इस तरह से डायरेक्टली। फिर बैंक्स हैं, बैंक्स डील कर रही हैं। एनबीएफसी है, एनबीएफसी डील कर रही है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करती है, वहाँ पे अपने शेयर लॉन्च करती है, सारा काम उनका वहीं पे होता है। और ये हमारी सीबीआई, सेबी, सेबी क्या करती है? इन सारी चीज़ों को देखते रहती है, मॉनिटर करते रहती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सब सारी चीज़ें सही चल रही है ना, सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहती है सेबी, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं सेबी। व्हाट इज़ सेबी? सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको पावर्स दी गई थी 1992 में। कैसे? सेबी एक्ट 1992 बना करके, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, ठीक है। इंडिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सेबी का काम होता है स्टॉक मार्केट को, यानी कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। यहाँ पे देखना कुछ सारी चीज़ें सही तो चल रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अगर कुछ गलत हो रहा था तो उसको कैसे ठीक किया जाए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको मार्केट से लात मार के बाहर निकाला जाए, ठीक है। अभी कुछ महीने पहले एक कारवी नाम की कंपनी थी, स्टॉक मार्केट में कुछ उल्टा सीधा काम कर रही थी, उसको लात मार के निकाला। यस बैंक थी, जो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 महीने हुए डूबे हुए उसको, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने उसके ऊपर मोराटेरियम लगा दिया कि मतलब उस पर आप, उसके शेयर में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से सेबी सारी चीज़ें देखते रहती है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अभी मैंने दूसरा पार्टिसिपेंट दिखा, ये तो रेगुलेटर हो गया, रेगुलेटर से भी हो गया। ये कौन सा दूसरा पार्टिसिपेंट सबसे इम्पॉर्टेंट? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है जहाँ पे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे बायर्स होते हैं, सेलर होते हैं, दोनों आते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजेक्शन करते हैं। और स्पेसिफिक आवर ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस आवर कितना होता है? ये 9:15 से लेकर के 3:15 तक ट्रेडिंग होती है, स्पेसिफिक आवर्स होते हैं। बिजनेस डे क्या होती है? बिजनेस डे होता है मंडे से लेके फ्राइडे, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक होता है। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया में 24 टोटल स्टॉक एक्सचेंज है,
ठीक है, जिसमें कि चार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। इसका नाम अपने न्यूज़ में तो सुनते ही रहते होंगे आप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में इस्टेब्लिश की गई थी, और ये BSE जो है एशिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से ट्रेडिंग होती है। देन सेकेंड इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये मुंबई में लोकेटेड है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और फोर्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, और वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे आती है। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ टोटल एंड एवरेज डेली टर्नओवर के मामले में ये सबसे आगे है। और 1995 से जो इसने ट्रेड करना शुरू किया है, तो अभी तक वो टॉप पे बनी हुई है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, देन थर्ड इज कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? ये लॉयंस रेंज में है इन कोलकाता। ठीक है, और ये क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन दी साउथ एशिया। कब इसको बनाया गया था? 1908 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फोर्थ मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? फोर्थ मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। इसको इंडिया INX भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल डीलिंग होती है। द इंटरनेशनल एक्सचेंज INX इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ लोकेटेड एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात। ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है, और ये किसके? BSE के होली ओल्ड सब्सिडरी है। BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक सब्सिडरी है, और ओनरशिप पूरी की पूरी है होली ऑन सब्सिडरी। ठीक है, तो ये मेजर हो गए चार आपके स्टॉक एक्सचेंज। देन आ जाइए कि कैपिटल मार्केट जो हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट काम में लाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो यहाँ पे काम में लाए जाते हैं। तो दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड और बेस्ड अपॉन दी कंपनीज एसेट और लाइबिलिटी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी के एसेट या लाइबिलिटीज, ठीक है, कंपनी के एसेट या कंपनी के लाइबिलिटी उससे रिलेटेड हो या उसके प्राइस से रिलेटेड हो, जो और वो स्टॉक एक्सचेंज में उनको ट्रेड किया जाता हो, वो होते हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं? शेयर आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, और डेरिवेटिव्स आते हैं। शेयर्स का तो आपने नाम सुना ही होगा। ये न्यूज़ में या CNBC में या फिर जनरली न्यूज़ जो आप सुनते होंगे उसमें तो आप लोगों ने सुन ही रखा है। अगर नहीं सुन रखी है आपने तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बेकार है। शेयर तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, बट फिर भी मैं इसको डिटेल से आपको बता देता हूँ शेयर होता क्या है। शेयर्स आर द यूनिट ऑफ द ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी कॉरपोरेशन फाइनेंशियल एसेट that provide for a equal distribution of any profit if any declared in the form of dividend। शेयर वो होते हैं जो कि आपको कंपनी में एक हिस्सेदारी की तरह से होते हैं। ठीक है, ये आपका जितना हिस्सा होगा आपको प्रॉफिट या डिविडेंड में से भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। जैसे रिलायंस कंपनी है, एक रिलायंस 1000 करोड़ की एक कंपनी है। ठीक है, 1000 करोड़ टोटल इसका वर्थ है, और एक शेयर मान लो कि 5000 रुपये का है। एक शेयर अगर मान लो 5000 रुपये का है तो टोटल शेयर कितने होंगे? टोटल शेयर होंगे आपके 20 लाख। ठीक है, टोटल शेयर होंगे 20 लाख। अगर मोहन के पास 1000 रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, 1000 अगर मोहन के पास रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं तो शेयर की कीमत कितनी होगी? मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख होगी। और वो 50 लाख शेयर के कितने परसेंटेज के बराबर है? 0.05% के बराबर है। यानी कि मोहन की हिस्सेदारी उस कंपनी में 0.05% है। ठीक है, अब मान लो कि एक साल के बाद मोहन ने आज खरीदा 1000 शेयर, और एक साल के बाद
1 साल के बाद कंपनी को 10% का प्रॉफिट हो गया। 10% का प्रॉफिट कितना हुआ? 100 करोड़। 1,000 का 10% 100 करोड़। तो मोहन को भी 100 करोड़ में से अपने हिस्से के मुताबिक ही, मतलब अपने हिस्से के प्रोपोर्शन में ही उसको प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट कह लीजिए, डिविडेंड कह लीजिए, उसमें से शेयर मिलेगा। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 0.05% निकालोगे तो आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ उसको अपने उसका शेयर कितना था? उसका शेयर था 0.05%। 0.05% था, तो प्रॉफिट में से भी उसको उतना ही परसेंट का मिलेगा। ठीक है, तो शेयर का मतलब ये होता है कि मैं भी इस कंपनी को ओन करता हूँ, यानी कि ये जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, उसका मैं भी हिस्सेदार हूँ, मैं भी पार्टनर हूँ। और जितने का मेरा परसेंटेज है पार्टनरशिप में, उतने का मेरे को प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा। और लॉस होगा तो लॉस भी मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है, लॉस अगर होता है तो शेयर होल्डर्स को भी लॉस उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी का सीईओ है उसको ही लॉस उठाना पड़ता है, लॉस सारे शेयर होल्डर्स को भी उठाना पड़ता है। प्रॉफिट हो लॉस हो, सब में बराबर हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो वो होता है शेयर। अब शेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। आईपीओ, काफ़ी लोगों ने सुना, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा आईपीओ, बहुत लोगों ने लेकिन नहीं भी सुना होगा। तो अब मैं बता देता हूँ आईपीओ होता क्या है। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर जो है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में उतारती है तो उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार पब्लिक को ऑफर किया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही सेबी क्या कहते हैं, एसबीआई कार्ड के नाम से एक नया शेयर जारी किया था। एसबीआई कार्ड्स किस चीज़ के लिए? क्रेडिट कार्ड्स के लिए है। तो एसबीआई कार्ड्स को लॉन्च किया था। तो लॉन्च करते वक्त वहाँ पे एक घंटा रखा रहता है, घंटा बजाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आईपीओ। जब पहली बार कोई कंपनी अपनी शेयर लॉन्च करती है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको कहते हैं हम आईपीओ। अब आप बोलोगे कि इसे एसबीआई तो पहले से लिस्टेड थी। लिस्टेड तो एसबीआई थी, लेकिन जो एसबीआई कार्ड के नाम से एक नई कंपनी या नई सब्सिडरी खोली गई है वो पहली बार बनी है ना। तो वो एसबीआई कार्ड जो है, एसबीआई कार्ड तो पहली बार आई है। ठीक है, आप समझ रहे हो, एसबीआई कार्ड जो है वो पहली बार आई है, दैट इज़ वाई ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाएगा इसको। अब देखिए एफपीओ क्या होता है। एफपीओ, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, और आप सेकेंड टाइम के लिए अगर आप सेकेंड टाइम के लिए शेयर इशू करते हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको कहते हैं एफपीओ। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, फिर आ जाइए राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? कंपनी जो है, एक तो हो गया पहली बार लॉन्च कर दिया, उसको आईपीओ बोले, लेकिन उसके बाद अगर सेकेंड टाइम लॉन्च करती है और उसको पब्लिक के लिए ऑफर नहीं करती है, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं करती है। ओपन किसके लिए करती है? ओपन उनके लिए करती है जो कि शेयर होल्डर हों। सिर्फ जो शेयर होल्डर हैं वही खरीद पाएंगे। तो इस तरह के जो इशू किए जाते हैं शेयर, उसको कहते हैं हम राइट इशू। फिर आ जाइए बॉन्ड इशू। बॉन्ड इशू क्या है? जब एक लिस्टेड कंपनी, उसको कभी भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट दो तरीके से दे सकती है। या तो वो कैश के रूप में दे दे प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर वो क्या करे, वो ये कर सकती है कि पैसे के बदले वो एडिशनल जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के नाम में कर दें। मान लीजिए अगर 2% का मुझे प्रॉफिट हुआ और मेरे पास 100 शेयर है, तो वो क्या करेगी, मेरे मेरे खाते में 2 एडिशनल शेयर डाल देगी एज ए प्रॉफिट। पैसे नहीं देगी, मेरे खाते में शेयर डाल देगी। ठीक है, तो इस तरह के जो शेयर जो लॉन्च किए जाते हैं, जो शेयर इशू किए जाते हैं, इसको कहते हैं बॉन्ड इशू। और ये जो शेयर इशू किए जाते हैं वो एट पार वैल्यू होते हैं। एट पार वैल्यू का मतलब कि जो शेयर हैं उसकी ओरिजिनल जो कीमत है उस पे लॉन्च की जाती है। ठीक है, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं उस पे चार्ज किया जाता, मतलब उसका ज़्यादा प्राइस नहीं लगाया जाता। जैसे एक रिलायंस के एक शेयर अभी भी देखोगे तो उसके ऊपर 10 रुपये का लिखा होगा, तो जो 10 रुपये का लिखा है उसी फेस वैल्यू पे देंगे वो, एट पार वैल्यू।
अभी रिलायंस का आप खरीदने जाओगे तो वही 10 रुपये का, जिसके ऊपर 10 रुपये लिखा होगा वो आपको 5,000 रुपये या अभी फ़िलहाल 1,500 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो वो कहते कि आपको आपने प्रीमियम पे बेचा, लेकिन उस पे जो लिखा हुआ है वो तो 10 रुपये लिखा हुआ है ना, तो उसको कहेंगे हम फेस वैल्यू या एट पार वैल्यू। तो एट पार वैल्यू पे ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि शेयर के दाम बढ़ा दिए और वो तब आपको दिया जाए, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा ना। मतलब ऐसे तो शेयर होल्डर्स को बेवकूफ़ बनाना कहा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड कह सकते हैं इसको, या डिबेंचर कह सकते हो आप। तो डिबेंचर क्या है? ए डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरीके का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब यह कर्जा लेने से रिलेटेड ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसमें कि कोलेट्रल नहीं होता। कोलेट्रल या मॉर्गेज होता है कि आप कोई चीज़ गिरवी रखते हो, उसको कहते हो कोलेट्रल या मॉर्गेज। तो इसमें कोलेट्रल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं उनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती हैं, उनके पास दो तरीके हैं, या तो शेयर लॉन्च कर दे या फिर दूसरा डिवेंचर या कि बॉन्ड लॉन्च कर दे। बॉन्ड अगर लॉन्च करेगी तो बॉन्ड का मतलब होता है कि आपने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड का मतलब होता है कि आप कर्जा ले रहे हो मार्केट से। तो जो भी बॉन्ड खरीदेगा वो समझ लीजिए कि वो उसने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप बैंक में जाते हो ना, जब भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक जब भी आपको कर्जा देता है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेता है। ज़मीन गिरवी रखवा लिया, मकान गिरवी रखवा लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें गिरवी रखवा लेता है। बट यहाँ पे आप जो कर्जा दे रहे हो कंपनी को, तो कर्जा दे रहे हो कंपनी को तो कंपनी से आप कुछ भी गिरवी नहीं रखोगे। कोई भी कोलेट्रल या मॉर्गेज नहीं होगा, कोई भी कोलेट्रल या मॉर्गेज नहीं होगा। आप उसको कर्जा दे रहे हो तो सिर्फ उसके क्रेडिट के बेसिस पे दे रहे हो, क्रेडिट वर्दीनेस, कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो कंपनी, उसके बेसिस पे आप देते हो। आप कोई भी कोलेट्रल उसमें रहता नहीं है। ठीक है, कंपनी के रेपुटेशन पे ही आप उसको कर्जा दे रहे हो। तो जब भी आप कभी डिवेंचर खरीदोगे या बॉन्ड खरीदोगे तो आपको कोई कोलेट्रल नहीं मिलेगा, सिर्फ आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस या फिर उसके जो रेपुटेशन है उसी के ऊपर आप कंपनी को कर्जा दे रहे हो। ठीक है, सिमिलर टू द मोस्ट बॉन्ड्स डिबेंचर में पे पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स कॉल्ड कूपन पेमेंट्स। जो डिबेंचर होते हैं वो एक पीरियोडिक पेमेंट देते हैं। ऐसे हो सकता है कि वो पीरियोडिक पेमेंट्स दें और उस पेमेंट्स को कहा जाता है कूपन पेमेंट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर का भी ट्रेडिंग होता है। एक तो हो गया शेयर, दूसरा हो गया डिबेंचर। तो डिबेंचर की भी ट्रेडिंग होती है। देन थर्ड है आपका डेरिवेटिव। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो उसका नाम है डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव होते क्या है? डेरिवेटिव एक्चुअली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपना प्राइस जो है कहाँ से वो डिराइव करते हैं, वो एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम्म, ये एक शेयर है। ठीक है, रिलायंस का एक शेयर है, इसकी कीमत है 500 रुपये। ठीक है, और ये एक डेरिवेटिव है। ये एक डेरिवेटिव है, इसका जो प्राइस डिसाइड होगा ना, वो रिलायंस के जो शेयर की प्राइस है उससे रिलेटेड होगा। अगर रिलायंस के शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे तो ये जो आपके पास डेरिवेटिव पड़ा है इसके भी प्राइजेस ऊपर जाएंगे। अगर रिलायंस के प्राइस शेयर के प्राइसेस नीचे जाएंगे तो डेरिवेटिव के प्राइस भी नीचे जाएंगे। ठीक है, सपोज़ करिए कि रिलायंस के शेयर के दाम 500 है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के दाम कितने हैं? 475। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये 500 से 550 हो गया तो डेरिवेटिव के दाम भी कितने हो जाएंगे बढ़ करके? 475 से हो जाएगा 500। तो आप देख रहे हो कि दोनों का प्राइस रिलेटेड है। ठीक है, तो डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपना प्राइस किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है यहाँ। और कैपिटल मार्केट में जो शेयर मार्केट में जो एसेट है जिससे कि ये डिराइव करता है वो है शेयर है। ठीक है, कंपनीज के शेयर हैं। डेरिवेटिव कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका शेयर के ऊपर बेस हो डेरिवेटिव, दूसरा आपका हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बेस हो, तीसरा हो सकता है कि वो कमोडिटी के प्राइजेस पे जो कमोडिटीज़ हैं उस पे बेस्ड हो।
ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव है तो वो सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं होते हैं, वो कई और तरीके के मार्केट में भी डेरिवेटिव्स होते हैं। क्योंकि एसेट तो कई तरह के होते हैं ना। एसेट वो सोना भी हो सकता है, वो चांदी भी हो सकती है, वो शेयर भी हो सकता है, वो फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा डेरिवेटिव जो कि किसी अंडरलेइंग एसेट यानी कि सोना चांदी, शेयर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, या फॉरेन एक्सचेंज डॉलर, पौंड, इनके प्राइजेस पे बेस्ड कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि इनसे प्राइस डिराइव करता है, तो वो होता है डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव कितने टाइप के होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि शेयर मार्केट में तीन तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला है कि फॉरवर्ड, दूसरा है ऑप्शन, तीसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको कहते हैं कि ईटीएफ। ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फॉरवर्ड, ऑप्शन, ठीक है, और एक्सचेंज रेट आगे के वीडियोस में। ठीक है। फॉरवर्ड ऑप्शन तो ये तो आपके कोर्स में है, और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये तो मैं आपको ईटीएफ जो है वो ऐसे एज ए जनरल नॉलेज आपको बता दूंगा, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा, मिस मत करिएगा उसको। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो अच्छी अच्छी आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरी हुई आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो थैंक यू गाइस।